नमस्कार दोस्तों चलिए आपको एक गांव में ले चलूं। गांव अमृतसर के नज़दीक, ज़िला वही कोटला सुल्तानपुर। कोटला सुल्तान सिंह के नाम से भी उस गांव को लोग जानते हैं, दोनों नामों से चलता है। और वहाँ पर एक लड़का था और नाम था, पूछा गया, किसी ने नाम पूछा तो उसने कहा जी मेरा नाम फीकू है। तो फीकू के नाम से वो लड़का जब भी वहाँ से गांव से कुछ गुज़रते, गीत गाते हुए, लोक गीत गाते हुए या हीर गाते हुए कोई लोक गायक वहाँ से गुज़रते तो वो हूबहू उनको बड़े गौर से देखता, सुनता और उसके बाद कोशिश करता, मशक्क़त करता कि मैं भी इनकी तरह से लंबी हूक वाली कोई जो रचना है उसको गा सकूं या हीर गा सकूं, क्योंकि हीर का और ये लंबी हेक वाली रचना दोनों का गायन बिल्कुल अलग है। और बड़ी कोशिश करता, मशक्क़त करता, क्योंकि ये रोज़मर्रा का काम था कि फ़कीर लोग वहाँ से गुज़रते और उनकी ज़बान पे वही या तो बुल्ले शाह होते या हीर रांझा वारिस शाह या फिर कुछ और ऐसे लोक गायक जिनकी रचनाओं को वो लोग बड़े चाव से और बड़े मगन भाव से गाते। तो फीकू को भी लगता कि इनकी नकल करनी चाहिए। फिर फीकू ने ये भी फ़ैसला किया कि एक बार कुछ फ़कीर वहाँ पर ठहरे तो फ़कीरों से कुछ बात की, ये राग मुझे भी बता दो कौन सा राग है। और इस तरह से कई लोग मिलते गए। धीरे 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 कुछ समय के बाद फीकू बाकायदा रागों के बारे में भी जानकारी रखने लगा। इसी बीच उसको बुलावा आ गया, लाहौर में मौका मिला। एक रिश्तेदार थे, एक परिवार के, उसके अपने परिवार के ही, अपने परिजनों के ही, तो उन्होंने कहा कि यहाँ आ जाओ, तुम्हें काम दे देंगे। और उनका काम था सैलून का, तो सैलून में बाल काटने की ट्रेनिंग पहले इस फीकू बालक को दी और उसके बाद धीरे धीरे बालक जब पारंगत हो गया तो लोग उसकी तारीफ़ भी करने लगे, ग्राहक भी आने लगे। और उन्होंने, जो सैलून के मालिक थे, इनके रिश्तेदार, उसने ये भी तय किया कि तुम्हें 25 रुपये हर महीने मैं जेब खर्च भी दिया करूँगा, रोटी पानी अलग से। और उन दिनों में ये भी ठीक ठाक रकम होती थी, गुजारा चल जाता था। तो फीकू बाल काटते वक्त भी गुनगुनाता रहता और कई बार लंबी हेक भी वो छेड़ लेता और उसके बाद बीच में बाल काटने रोक देता। और जो बाल कटवाने वाला व्यक्ति है वो भी बड़े गौर से सुनता, यार क्या इसकी आवाज़ में कितनी गहराई है। तो इस तरह से चलते चलते उसकी एक पहचान बनती गई और सैलून में भी कई लोग इसलिए सिर्फ आने लगे वहाँ पर कि ये फीकू का एक आध गाना भी सुनने को मिल जाएगा। उन्हीं दिनों में आकाशवाणी के एक प्रोड्यूसर थे, मट्टू साहब थे, जीवन दास मट्टू या जीवन प्रकाश मट्टू। तो वो गुज़रे तो वो आवाज़ सुन के वहीं ठिठक गए और ठिठकने के बाद उसको अंदर चले गए भी ये गाना कौन गा रहा था। तो बताया कि फीकू गा रहा था। अरे फीकू, तुम्हारी आवाज़ में इतनी कशिश कमाल हो गई, तुम्हें एक और मौका दें रेडियो स्टेशन पे तो आ जाओगे। कहने लगा जी मैं तो नाच के आऊँगा, सर के बल आऊँगा, और क्या चाहिए। तो अगले दिन वक्त तय हो गया और फीकू जी महाराज पहुँच गए। वॉइस टेस्ट हुआ और उसके बाद अप्रूवल साथ साथ होती गई। और फिर फीकू के नगमे जब उन्होंने प्रसारण उनका शुरू किया तो उससे बाकायदा औपचारिक नाम पूछा गया। तो उसने नाम बताया कि मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। और मोहम्मद रफ़ी, वो जो फीकू थे वो मोहम्मद रफ़ी के नाम पर जब उन्होंने रेडियो में गाना शुरू किया तो चंद दिनों में ही रेडियो की वो आवाज़ें मुंबई तक पहुंच गईं और मुंबई से उनके लिए बुलावे आने शुरू हो गए और फिल्मों में उनको काम मिल गया। और उसके बाद मोहम्मद रफ़ी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बात ये होती है कि एक तो कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी, लेकिन एक लगन, एक समर्पण का भाव गीतों के बारे में, गायकी के बारे में और उनकी अदायगी के बारे में इतना गहरा हो गया था कि उसके बाद याद उसको शिद्दत से किया जाने लगा। और मोहम्मद रफ़ी करोड़ों भारतीयों के, करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन बन गए। और मित्रों, अब ये देखिए कि एक आम परिवेश से, सामान्य परिवेश से उठे हुए उस बच्चे ने, उस लड़के ने, फीकू ने मोहम्मद रफ़ी के रूप में 1100 से भी ज़्यादा गीत गाए। और वो रिकॉर्ड में से जो हिट हुए उनकी संख्या भी सैकड़ों में है।
और मित्रों, अब ये भी है कि बहुत बड़े महानगरों में, चंडीगढ़ में भी, दिल्ली में भी, कई स्थानों पर, मुंबई में भी अब मोहम्मद रफ़ी के नाम से मोहम्मद रफ़ी नाइट आयोजित की जाती हैं और हर साल उनके जन्मदिन पर उनको याद किया जाता है, खिराज अकीदत पेश किया जाता है और जितने भी युवा गायक हैं वो उसी ढंग से गाने का प्रयास करते हैं जैसे रफ़ी साहब या फ़ीकू महोदय गाया करते थे। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये प्रतिभाओं का प्रस्फुटन होता है जिनके बारे में आदम साहब ने कहा था ना, ये अलग बात है तामीर न हो, हर एक जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। तो ये मोहम्मद रफ़ी की दास्तान आपसे बांटी नए साल की पूर्व संध्या पर। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और समर्पण का भाव वैसा ही अपने मन में ज़रूर लाइए मित्रों। किसी भी लोक कला के बारे में या किसी गायकी के बारे में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। शुक्रिया।